ओके सो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो स्टडी करेंगे और एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। एक या दो एग्जांपल्स जीआरई की बुक में से जिसको कि देख के तुम इन रेशियोज़ को यूज़ करने का जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री की जो इक्वेशंस हैं इनको यूज़ में तुम देखोगे कि कैसे जो है वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी एक जो एंगल होता है आउट ऑफ द थ्री एंगल्स वो 90 डिग्री होता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब फिर आप मज़ीद इसके अंदर तीन और चीज़ें होती हैं जिनको कि आप परपेंडिकुलर बोलते हो, बेस बोलते हो और हाइपोटेनस बोलते हो। इनकी डेफिनेशन ये होती है कि जो हाइपोटेनस है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। सबसे बड़ी साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की उसको हाइपोटेनस बोलते हैं और वो हमेशा 90 डिग्रीज की अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं। सो दिस विल ऑलवेज बी द हाइपोटेनस, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर टोटल मिला के तीन एंगल्स, अगर मैं इस एंगल को फी बोलता हूँ और इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें चक्कर ये है कि अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ तो इस एंगल के जो नीचे वाली साइड है ये, इसको हम बेस बोलेंगे और जो इसके जो एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने इस जो मेरा जो थीटा एंगल है इसकी तीन रेशियोज होंगी। साइन थीटा होगा इसका, जिसको आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोलते हो। कोसाइन थीटा होता है जिसको आप बेस बाय हाइपोटेनस बोलते हो। और टैन थीटा होता है जिसको आप साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा बोलते हो। और अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करो टैन थीटा की रेशियो को, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। अब डिवाइड जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आप दूसरी वाली फ्रैक्शन को यूँ लिख सकते हो 1 ओवर कोसाइन थीटा, और ये इसेंशियली आपने रेसिप्रोकल लेना है इसका। सो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस टाइम्स इस वाली रेशियो का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। और हाइपोटेनस हाइपोटेनस से कट जाएगा एंड यू गेट परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये इसका जो है वो बेसिक इसका ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज़ हैं। तो अगर मैं इनको समराइज़ करूँगा तो मेरे पास जो साइन थीटा है वो हमेशा आएगा पी ओवर एच, कोसाइन थीटा जो है वो आएगा बी ओवर एच, और टैन थीटा जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। अगर यही चीज़ मुझे दूसरे एंगल के लिए करनी हो, यानी कि इस एंगल के लिए करनी हो जो फी है यहाँ पे बना हुआ है, तो इस केस में इसी ट्रायंगल को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये ट्रायंगल दोबारा आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्रीज का मेरा एंगल आ गया और ये मेरा एंगल है, इसको मैं बोल रहा हूँ फी। तो इस केस में जो ये हमने पहले ही बताया हुआ था कि यार जो 90 डिग्रीज का अपोजिट है उसको तो हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। इस केस में अगर मेरा ट्रायंगल फी है तो जो फी के जो नीचे जो फी के जो अपोजिट जो लाइन है वो हो जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलेंगे बेस, क्योंकि फी के नीचे है और जो फी का अपोजिट है वो होगी परपेंडिकुलर। तो रेशियोज यहाँ पे भी यही बनेगी, साइन थीटा कोसाइन थीटा, वही उसी हिसाब से आप बोलोगे इनको। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जिस चीज़ को परपेंडिकुलर कंसिडर करते हो और किस चीज़ को बेस कंसिडर करते हो वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ चेंज होगी। देखो पहले वाले केस में ये ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये नीचे इसको हम बेस बोल रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से एंगल को कंसिडर कर रहे हो। तो अगर मैं इसको जनरली ड्रॉ करूँ, यानी कि मैं इनको पी और बी के वर्ड्स ना यूज़ करूँ बल्कि सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट्स की नोटेशन यूज़ करूँ, जो कि अभी आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊँ, मैं इस कोने को बोलता हूँ ए, इस कोने को बोलता हूँ बी, इस कोने को बोलता हूँ सी, और इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं फी। ये तो 90 डिग्रीज का एंगल है। तो इस केस में अगर मैं साइन थीटा लिखूँगा तो साइन थीटा में जो इसके ऑपोजिट है वो सेगमेंट है ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। ये हाइपोटेनस है बी सी। इन दोनों लेंथ्स से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। और अगर मैं साइन फी निकालूंगा तो अगर मैं फी को कंसिडर करता हूँ तो फी के जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर वो बन जाएगी, तो वो ए बी आ जाएगी। तो ए बी ओवर हाइपोटेनस जो कि हमेशा फिक्स रहती है बी सी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोसाइन थीटा निकालता हूँ
तो कोसाइन के केस में ये मेरा बेस बन रहा है, ये वाली साइड मेरी बेस बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे बी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि है बी सी। और इसी तरह कोसाइन फी जो है वो हो जाएगी इसके हिसाब से बेस जो है वो ए सी है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि हमेशा बी सी रहेगी, ठीक है। और इसी तरह जनरली स्पीकिंग टैन थीटा क्या होगा ये आप बताओ, और टैन फी क्या होगा ये भी आप बताओ, ठीक हो गया। सो अब हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इस एग्जांपल में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, तो हमें थोड़ा सा यूज़ करने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे सवाल ये है कि बेटी ड्रोव 8 miles west, 6 miles north, 3 miles east and 6 more miles north. How many miles was Betty from her starting place? So ये मैंने यहाँ पे एक कंपास ड्रॉ किया है राइट साइड पे, जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट का बता रहा है। सो अगर हम हर पॉइंट को आपने नाम देना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये उसकी स्टार्टिंग प्लेस है, शुरू में उसने 8 miles वेस्ट मूव किया है, इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। 8 miles वो वेस्ट गई है, उसके बाद वो 6 miles नॉर्थ गई है। सो 6 miles नॉर्थ तकरीबन इतना हो गया, 6 miles नॉर्थ, इसको आप सी कह दो। फिर 3 miles ईस्ट गई है। अगर ये मेरा ओरिजिनली 8 है तो ताकि मेरी फिगर थोड़ी सी सही बने, वैसे तो इट डजंट नीड टू बी ड्रॉन टू स्केल, बट 3 miles ईस्ट गई है अगर वो, तो हम इसको 3 miles ईस्ट लेके जाते हैं, इसके हाफ से थोड़ा सा कम। इस पॉइंट को आप डी कह दो, ठीक हो गया। और फिर वो 6 more miles नॉर्थ गई है। सो ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, 6 more miles वो नॉर्थ गई है, ऐसे ऊपर गई है नॉर्थ, 6 more miles नॉर्थ, इसको आप ई कह दो इस पॉइंट को। तो वो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस उसका बन रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्रीज, इसका मतलब है कि अगर मैं इसके पैरेलल पे एक और लाइन यहाँ बनाऊँ तो ये भी एंगल 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये पैरेलल इस दोनों लाइन के पैरेलल है ये। और ऑल्सो कॉमन सेंस है ये कि 90 डिग्रीज ये एंगल बन रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वाला, ये है 3 miles। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस 3 miles है। दैट मीन्स कि जो ये वाला हिस्सा बच रहा है ये कितना होगा, 8 में से 3 गया, 5 इधर आ गया। इसी तरह ये अगर 6 है तो फिर ये भी 6 होगा, तो ये 6 हो गया। और ऊपर ये फाइनली इसने डी से ई में भी 6 ट्रैवल किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इस पॉइंट को अगर मैं एफ बोल दूँ तो एफ से ई के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल के अलग करूं तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ए बोला हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको मैंने एफ बोला हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ 12 आ गई, 6 जमा 6, और ये वाली जो लेंथ है ये 5 आ गई, ठीक है। और मुझे जो लेंथ फाइंड करनी है ए ई फाइंड करनी है, ए ई ये कितनी लेंथ है। सो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का हमें पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस केस में जो आपकी ये हाइपोटेनस है और ये आपका जो बेस है वो ए एफ है, ए एफ ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं। सो 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक हो गया। सो 25 जमा 12 इंटू 12, ये तुम्हें ज़ुबानी याद होना चाहिए, पहले 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर, ये 144 होता है, ठीक हो गया। सो 25 प्लस 144 तुम इधर क्विकली अलग से ऐड कर सकते हो, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 169 आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। और वैसे तो आप यहाँ पे प्लस माइनस करते हो, बट क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है सो आपको नेगेटिव को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और 169 जो है वो होता है 13 का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 13 आ जाएगा। दैट मीन्स के बेटी ने यानी कि ए से लेके ई तक जो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस है वो 13 माइल्स है। तो इसका मतलब है बेटी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 13 माइल्स अवे है, ठीक हो गया। सो अभी एक और सवाल हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस in the degree measures of the angles formed by the hour hand and the minute hand of a clock at 12:35 and 12:36 PM, ठीक है। यानी कि 12:35 में आवर और मिनट के दरमियान में एक डिफरेंस होगा और 12:36 पे भी एक एंगल होगा। तो उन दोनों एंगल्स में कितना डिफरेंस है। दैट मीन्स कि एक सर्टेन टाइम, लेट्स से इसको आप टाइम 1 बोल देते हो, उसमें आपका ये आवर हैंड लेट्स से इधर जा रहा है और मिनट हैंड आपका इधर आ रहा है, थोड़ा लंबा होता है मिनट हैंड, ये एक एंगल है और इसको टाइम 1 हमने बोला हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह टाइम 2 में आपके पास एक और कोई सिचुएशन, उसमें आपका मिसाल के तौर पे आवर हैंड इधर है, मिनट हैंड थोड़ा आगे आ गया है, तो
उसमें एक और एंगल होगा, इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों टाइम्स में जो एंगल डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि थीटा 2 जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वो थीटा 1 से कितना ज़्यादा बढ़ गया। अगर थीटा 1 मिसाल के तौर पे 30 डिग्रीज था और थीटा 2 अब 35 है तो 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल है उसने आपसे पूछा है। तो हमें ये पता है कि एक सर्कल में टोटल मिला के 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम एक क्लॉक बनाते हैं। ये हमारी क्लॉक आ गई, इधर हमारा 12 लिखा हुआ है, इधर हमारा 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा मिनट हैंड है, ये हमारा 1 PM है, ये हमारा 7 है। तो अगर 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 12 और 1 के दरमियान में टाइम होगा। आवर हैंड का 12:35 पे हमारी जो घड़ी है वो उसका जो मिनट हैंड है वो इधर है। 12:36 पे क्या होगा कि ये दोनों हैंड जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स के पहले मैं घड़ी दोबारा बना लूँ। दैट मीन्स कि ये जो मेरा आवर वाला हैंड है वो पहले अगर इधर था 12:36 पे, ये एंगल थीटा 1 है हमारे पास, तो अब वो थोड़ा सा मूव करके आगे आ गया होगा। तो दैट मीन्स कि क्योंकि 1 मिनट पास हुआ है तो थोड़ा 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 इधर आगे आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी टाइम में मिनट का भी जो सुई है तो वो भी थोड़ी आगे गई होगी। सो अगर मैं पुरानी मिनट की सुई ब्लैक इंक से ड्रॉ करता हूँ तो वो तो इधर थी, लेकिन क्योंकि 12:36 हो गया है तो जो मेरी मिनट की सुई है वो भी तो थोड़ी सी आगे मूव की होगी, 1 मिनट आगे होगी वो, तो उसको मैं इस तरह रेड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है थीटा 2, और हमें थीटा 2 और थीटा 1 में डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि लेट्स से थीटा 1 कोई अननोन एंगल है, हमें उसका पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कितना है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्योंकि डिफरेंस चाहिए तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब एक घंटे में टोटल मिला के एक घंटे में एक घड़ी में टोटल मिला के 12 घंटे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम आवर की नीडल देखते हैं कि ये 1 मिनट में कितना मूव करती है, ठीक है ना। आवर नीडल जो है वो एक टोटल मिला के 1 घंटे में जो आवर नीडल है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल एंगल है तो 12 घंटों में पर आवर वो इतना मूव करेगी। और फिर एक आवर में क्योंकि कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इतना वो टोटल मिला के मूव करेगी पर मिनट आवर की जो सुई है। तो 0 0 से गया, 6 1 6, 6 6 36, और ये 1 और ये 2 तो 0.5 डिग्रीज जो है आपकी आवर नीडल मूव करेगी 1 मिनट में, ठीक है ना। और जो आपकी ये आपकी आवर नीडल है, आवर नीडल इतना मूव कर गई, आगे आ गई है, ठीक है। और ये यानी कि थीटा 1 जो है इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि थीटा 1 का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था उससे हमारी आवर नीडल 0.5 डिग्रीज मूव करके आगे आ गई। सो ये 0.5 डिग्रीज का एंगल इसने आगे ले आया है। अब अगर हमारी मिनट नीडल मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मूव ना की हुई होती, वो उधर ही फंसी हुई होती, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से 0.5 डिग्रीज छोटा है, यानी कि थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से सिर्फ 0.5 डिग्रीज छोटा है, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये जो एंगल है ये वाला, ये इसके आवर मिनट मूव करने के से थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन क्योंकि मिनट की सुई भी आगे गई है तो ये एंगल इस तरफ से बढ़ रहा है, उस तरफ से कम हो रहा है। सो बढ़ने वाली अमाउंट भी अब हमें चेक करनी पड़ेगी कि बढ़ा कितना है ये एंगल, ठीक है ना। तो बढ़ने का हम लोग मिनट की सुई को देखते हैं। मिनट में भी इसी तरह 360 डिग्रीज है, तो मिनट की सुई के लिए भी हम लोग इसको सिर्फ 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है तो ये थोड़ा तेज़ जाती है। तो इसका मतलब ये 1 मिनट में ये वाली जो सुई है 0 0 से गया, 6 6 से गया, तो ये सुई 6 डिग्रीज मूव करती है। सो जो एंगल है वो पॉइंट अगर हम दोबारा ऊपर जाके देखें तो ये जो साइड है ये 6 डिग्रीज ये इधर मूव कर गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो एंगल, ये घड़ी इस तरफ से 0.5 डिग्रीज एंगल कम हो रहा है, इस तरफ से 6 डिग्रीज एंगल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है वो 5.5 डिग्रीज का है, यानी कि जो थीटा 2 है हमारे पास ओवरऑल वो थीटा 1 से 5.5 डिग्रीज बढ़ गया है। और यहाँ पे भी ये प्लस था, एक्चुअली बढ़ गया है, नहीं सॉरी ये वाला माइनस था, ये पहले हमने बिल्कुल ठीक बताया था। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि टोटल मिला के जो ओवरऑल डिफरेंस है वो थीटा 2 का और थीटा 1 के दरमियान में वो 0.5 डिग्रीज का डिफरेंस है ओवरऑल, ठीक हो गया। तो ऐसे हमें पता चल गया है।
इसी तरह अभी हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें बेसिकली सवाल जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन द फिगर बिलो डायगोनल बी डी ऑफ स्क्वायर इज 3, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ जो कि ऑथर ने बुक में बताई है, GRE वाली बैरन्स वाली बुक में, वो ये कहता है कि अगर फिगर जो है वो स्केल ड्रॉन टू स्केल और मीनिंग के जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं वो उसी तरह के लग रहे हों जिस तरह की वो फिगर नज़र आ रही है, तो फिर आप उस फिगर पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर नंबर्स जो हैं वो जो फिगर पर डायग्राम पे जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं लेंथ की साइड्स के लेंथ की जो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे जो डायगनल है इसकी वो 3 है, तो क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या? तो एक बात तो देखो यहाँ पे देख के हमें नज़र आ रही है कि ये जो फिगर है वाकई एक स्क्वायर है, बिकॉज इसका जो ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलमोस्ट हमें बराबर नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि हम लोग इस पे हम लोग गेस भी कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। टिपिकली अगर मैं गेस करूं यहाँ पे तो ये जो इसका डायगनल है वो इस साइड से और इस साइड से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये अगर ये डायगनल 3 है तो ये वाली जो साइड है रफली थोड़ी सी छोटी होगी, मे बी 2 के बराबर हो, ये भी 2 के बराबर हो। पैरामीटर इन सारी साइड्स के सम को बोलते हैं, तो उसका आंसर जो है वो रफली स्पीकिंग 8 के करीब होगा। तो अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो इस पर क्या आता है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर हमने ड्रॉ किया इसी तरह, ठीक है। अब क्योंकि ये डायगनल है तो इसका मतलब ये कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्रीज है। डायगनल जो है स्क्वायर का डायगनल जो है, स्क्वायर का जो डायगनल होता है, स्क्वायर का जो डायगनल होता है वो हमेशा 45 डिग्रीज पे ही इंटरसेक्ट करता है, ऑलवेज 45 डिग्रीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये 3 है तो मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने ऊपर देखी थी ये वाली टॉप पे, ये हम यूज़ कर सकते हैं। साइन हो या कोसाइन हो, दोनों का आंसर जो है वो इसमें हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे वापस इस क्वेश्चन पे आऊँ और अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर बनता है और ये बेस बनता है और ये 90 डिग्री का एंगल है। और इस ट्रायंगल में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये जो इसके ऑपोजिट होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और इस केस में क्योंकि स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बराबर होंगे। तो ये साइन 45 डिग्री जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। मोस्टली कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं बट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, नीचे 2 है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कह सकते हो, राइट। बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा। ये अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझसे आप पूछो। तो इसमें से एक स्क्वायर रूट दूसरे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कट गया तो यू गेट 1/√2, ठीक है। और अब हम इसको पुट करते हैं इसकी वैल्यू को इसके फॉर्मूला के बराबर, तो 1/√2 ये बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास 3 है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस जो है यहाँ पे ये 3 है हमारे पास, और परपेंडिकुलर जो है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। तो अब हम जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो परपेंडिकुलर हमारे पास p आ गया, हाइपोटेनस हमारे पास 3 आ गया। सो इसका मतलब ये है कि p/3 जो है वो 1/√2 है। इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वो 3/√2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोबारा यहाँ पे आएँ और इस स्क्वायर की एक जो साइड है वो p है और इसको हमने b बोला है, बट हमें ये भी पता है कि जो b है वो p के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको, हमें पता है कि ये साइड भी फिर p हुई, ये वाली साइड भी फिर p हुई और ये वाली साइड भी p के बराबर हुई। तो जो ओवरऑल जो पैरामीटर है हमें पता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो सारी की सारी साइड्स की लेंथ्स के सम को बोलते हैं। तो साइड 1 भी p के बराबर होगी, ओवरऑल हम इसको PER लिखते हैं पैरामीटर। साइड 1 भी p के बराबर होगी, 2 भी p के बराबर होगी, 3 भी p के बराबर होगी और 4 p के बराबर होगी। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स p विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 3/√2। और इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये हमें पता है कि इनमें से जो एक 2 है इसको मजीद ब्रेक करके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह बना दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वाला 2 इसी तरह नीचे आ जाएगा टाइम्स 2 टाइम्स 3। इन दोनों को मिला के 6 कर देते हैं और नीचे एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, ये इससे कट गया और हमारे पास 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है आंसर आ गया पैरामीटर का। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रफली स्पीकिंग 1.4 होता है वैसे। सो अगर ये ऑप्शंस ऊपर जो हैं
उसमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो रफली स्पीकिंग 1.7 होता है। तो अगर ऊपर आंसर जो है फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में दिए होते तो फिर आप यहाँ पे, तो इस केस में तो यहाँ पे तो हमें पता है कि जो ऑप्शंस हैं हमारे वो सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की शेप में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में दिए होते तो फिर उस केस में हम लोग इसके आंसर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते? तो फिर हम सिंपली 6 टाइम्स 1.4 को हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि वो क्या होगा। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। 1.4 को आपने ऊपर लिखा और 6 को आपने नीचे लिखा। फिलहाल आप इस पॉइंट को भूल जाएं। 6 टाइम्स 4 इज 24, 2 ऊपर गया, 6 1 6, ऊपर से वो ऐड किया 84। और हमें पता है कि इनमें से एक जो नंबर था उसमें 1 डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पे आप दोबारा लगा दोगे तो ये इसका आंसर 8.4 रफली बन जाएगा। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1.4 को मल्टीप्लाई करना है 6.1 से, तो टेक्निकली आप करते क्या हो कि आप इसको जो है वो डेसिमल्स को आप फिलहाल के लिए भूल जाते हो, ठीक है। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, और आप 14 को मल्टीप्लाई करो 16 से, ठीक है। सो फिर 6 इंटू 4 24 हो गया, 2 ऊपर गया, 6 1 6, 8 आ गया, इधर क्रॉस लगाया, 1 4 4 and 1 1 1, and then you get your answer 4, 8 plus 4 is 12, इसका 1 ऊपर गया 2। और क्योंकि आपने इसमें से एक डेसिमल प्लेस खाई थी, इसमें से आपने एक डेसिमल प्लेस खाई थी ये वाली, इधर से भी आपने डेसिमल प्लेस खाई थी ये वाली, तो आपको 2 मूव करना है, तो आपका आंसर 2.24 हो जाएगा। तो जनरली स्पीकिंग ये वैसे एक साइड पॉइंट है, बहरहाल इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो हमें पता चल गया कि वो ये इसका आंसर है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन अगर तुक्का भी मारना हो, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो इट इज़ बिन ड्रॉन टू स्केल, मीनिंग कि ये वाकई एक स्क्वायर लग रहा है, और ये जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट ऑफ अपना 3 है, तो हमें पता है ये थोड़ी सी से छोटी होगी, क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी ट्राइंगल का सबसे बड़ी साइड होती है। तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हम जल्दी में हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, रफली स्पीकिंग 8 होना चाहिए। तो ये है इसका, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। बाय द वे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है जो कि आप जो है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो ये याद रखो, आपके एग्ज़ाम में कोई भी एक तरीका आपको लाजमी नहीं कि आपको यूज़ करना। अगर आपको कोई और भी ऑल्टरनेट मेथड आपके माइंड में फ़ौरन आ रहा है तो आप कर सकते हो। ट्रायंगल में अगर आपको ये वाला फार्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं वो बड़ा यूज़फुल फार्मूला होता है, और क्योंकि इस केस में हमें हाइपोटेनस जो है वो 3 गिवन है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है स्क्वायर की इस साइड को, अगर आप ये जो आपका जो स्क्वायर है ये आपका एक स्क्वायर बनता है, इसको अगर आप इस तरह से डायगोनल खींचो तो ये वाली साइड जो है, दोनों साइड जो है इसकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन जाता है। तो अगर हम खाली वाली राइट एंगल ट्रायंगल को बात करें और इसमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखें कि ये भी स्क्वायर है, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर होगी। दैट मीन्स कि इस केस में जो परपेंडिकुलर है ये, अगर मैं इस वाले एंगल के मुताबिक देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको, इस साइड को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है ना, इस साइड को भी मैं फिर ए बोलूँगा, बिकॉज ये दोनों दे हैव टू बी इक्वल, दोनों साइड्स। सो देन आई कैन से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारे पास 3 है, तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आता है। दैट मीन्स कि a जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2। दिस एम्प्लाइज कि a जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइडों पे, तो मेरे पास स्क्वायर रूट 9/2 आ जाएगा। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट हम अगर फ्रैक्शन पे लें तो हम दोनों के ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। सो दैट मीन्स कि a जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, विच मीन्स a जो है वो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और अगेन a, क्योंकि सिर्फ a जो है वो एक साइड a है, हमें इस तरह की चारों साइड का सम लेना है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सिंपली पेरीमीटर को कह देंगे 4 टाइम्स a, विच इज़ अगेन 4 टाइम्स 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था कि 4 को हमने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर एक 3 भी पड़ा हुआ है, ये इससे गया, एंड देन वी गेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दैट्स अनदर वे टू सॉल्व दिस। देयर इज नो वन वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ याद हों और पाइथागोरस थ्योरम आपके माइंड में हो तो ये सारे सवाल